हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विज़ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर उठा करके अपना प्रैक्टिस सेट कर लगा रहे हैं, तो एसएससी के मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं और वो मैं आपके प्रैक्टिस सेट में लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट जीडी ही नहीं, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम है, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्जामों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, करिए प्रयास, क्या कह रहा है सवाल। अपना व्यापार बनाए रखने के लिए एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य 10% की छूट देकर फिर भी उसको 70% का लाभ होता है। कहने का मतलब एक व्यापारी क्या करता है कि देखो, अंकित मूल्य सब क्या लिखा होता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक होता है आपका मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। एक होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अब दुकानदार क्या करते हैं, जैसे एक बिस्कुट है और इसकी कीमत क्या है, 10 रुपए। क्या है, 10 रुपए। अब यहां पर ये जो 10 रुपए है, इसकी कीमत 10 रुपए, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपए। बात समझे या नहीं समझे। अब उसमें वो क्या करेंगे, वो इसका मतलब जो मार्क प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस वो कितना लिखेंगे, वो लिख देंगे 15 रुपए। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो मूल्य बिस्कुट के बाहर अंकित होता है उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। 15 रुपए अंकित था। अब वो क्या करेंगे, इसी में 10% की छूट दे देंगे। मतलब 10% की छूट मतलब डिस्काउंट कितनी दे देंगे आपको, 10% की। अब जब 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वाह बढ़िया तो है, 15 रुपए की चीज थी और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 1.5 का डिस्काउंट मिल रहा है और हमको कितने की पड़ रही है, 13.5 रुपए की पड़ रही है। इसमें हम लोग बढ़िया से दुकानदार को लूट के चले आए। लेकिन आप ये गलत, बहुत बड़ी गलत फहमी में होते हैं। दुकानदार इतना मूर्ख नहीं होता है। वो क्या करता है कि वो क्या करता है, जो सीपी होता है, जो क्रय मूल्य होता है, उससे बढ़ा करके कुछ लिखे रहता है ना। उसमें भी अगर 10% की छूट देगा तो उसका क्या जाता है भाई, 10 रुपए उसमें लगाया, 13.5 पाया, मतलब अभी भी वो 3.5 का क्या पड़ रहा है, प्रॉफिट पा रहा है। उसका क्या जाता है, जाता तो आपका है ना। तो इसको इसी प्रकार से समझते हैं। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि सीपी, एमपी और एसपी क्या है। ठीक, तो देखिए, पढ़िए सवाल। अब वही व्यापारी यही काम कर रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस पे 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। फिर भी उसे 17% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार से हो रहा होगा कुछ। तो देखो, जब 10% की छूट दे रहा, मतलब 10% की छूट देगा, मतलब अगर कोई चीज 100 की होगी तो 90 की बेचेगा। अब इसको देखो, मैं बराबर मेथड से करूंगा बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके। 10% की छूट देता, मतलब अगर 90 में बेचता है तब भी उसको कितना रुपया मिलता है, 17% का लाभ। अगर 100 की चीज में 17 का लाभ होगा तो 117 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा। जब 90 की वैल्यू 117 हो जाएगी तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 117/90। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है आगे, कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि वह छूट ना दे, मतलब जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, उसी में बेच दे। मतलब मार्क प्राइस हमने अगर 100 माना था तो इसको देखेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। 117 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 किया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से इसको डिवाइड किया, 9 का 9 9 9 3 27, मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 130 आ गई। 100 से कितना एक्स्ट्रा हुआ, 30 एक्स्ट्रा हुआ, और यही तो इसका उत्तर हो जाएगा, 30%। कितना आसानी से कर दिया हमने। इसे कहते हैं सर बराबर मेथड, जिसे कहते हैं हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसानी से बताया मैंने, किसी फार्मूले का यूज किया नहीं किया ना, इसे कहते हैं बराबर मेथड। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लगाओ महारथियों, देखते हैं। एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। सेम सवाल है ना। यदि उसकी स्कूटर की बिक्री से 7500 रुपए का लाभ होता हो तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको दो बार बराबर मेथड से यूज करेंगे। पहली बार तो, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है पिछली बार की तरह। भाई 10% की छूट देता है, मतलब अगर 90 की कोई चीज बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, मतलब 120 में हो जाती है। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 3 गया, 3 3 9, 3 चौको 12, मतलब 3 की चीज कितने में बेची उसने, 4 में बेची। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है।
यदि उसकी स्कूटर की बिक्री से 7500 रुपए का लाभ होता है। अब देखो 20% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया हुआ है, 7500 रुपए। मतलब अगर वो 20% का प्रॉफिट पा रहा है तो उसको कितना मिल रहा है, 7500 रुपए। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। और अगर वही टोटल वो पूरा 100 रुपए में 100% का देखिए क्रैंगुल सहित पूरा अगर निकालना चाहे तो 7500 गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, नॉर्मल सी बात है। या फिर 5 नहीं करना चाहते हैं आप तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 ऐसा कुछ करेंगे जो आ जाएगा डायरेक्ट 5। तो कहने का मतलब यहाँ पर आएगा 7500 गुणे 5, ऐसा कुछ निकल के आप बोलेंगे हाँ सर निकल के आ जाएगा। अब बस इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। कैसे कि भाई जब इसकी वैल्यू 7500 गुणे 5 है तो जब भाई 3 बराबर ऐसा 4 बटे सॉरी यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अच्छा इसका तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 4/3 गुणे 100। लेकिन ये पैसे में वैल्यू कितनी दी हुई है, पैसे में वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 7500 गुणे 5 कितनी दी हुई है, 7500 गुणे 5। इसका गुणा किया तो यहाँ पर आया 2500 आया। 2500 को होता है 100 और 100 गुणे 100 होता है 10,000 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा, 50,000। और यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 50,000। बात समझे या नहीं समझे, समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, उसने क्या किया कि 10% की छूट दी। जब 10% की छूट दी तो 20% का लाभ हुआ उसको, तो 90 की वैल्यू 120 कर दिया, मतलब 3 की वैल्यू 4, मतलब 1 की वैल्यू 4/3, मतलब 100 की वैल्यू 4/3 गुणे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसे में कितना है ये सर, क्योंकि पूछो तो आपको पैसे में गया है, तो उसके लिए आपको हिंट दिया गया है कि यदि उसको स्कूटर में बिक्री में 7500 रुपए का लाभ हुआ, जो कि किसके बराबर है, 20% के। तो 20% के 7500 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 7500 गुणे 5, जो कि हम मूल्य में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और सीधा आपका निकल आएगा। समझ गए। देखिए 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रही हो, तो कितने समय में पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। ये किसका सवाल आ गया सर, रेलगाड़ी वाला, जिसे कहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको सर, तो इसको समझने के लिए देखिए मैं बनाता हूं, समझ सके तो आप समझिएगा। ये देखिए एक रेलगाड़ी कुछ ऐसी है और दूसरी रेलगाड़ी कुछ यहीं से ऐसी है, ठीक। अब क्या हुआ कि 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 50 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर। ये किस स्पीड से चल रही है, 68 किलोमीटर पर आवर, 68 किलोमीटर पर आवर। दूसरी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये कितनी है 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, किस स्पीड से चल रही है, उसी दिशा में 50 किलोमीटर पर आवर की, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब अगर मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, मतलब एक रेल की पटरी बनाऊं और एक यहां से दूसरी रेल की पटरी बनाऊं। अब कोई रेलगाड़ी ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी यहीं से आई पीछे से ऐसे करके, और अब यहां से निकलेगी। अब ये रेलगाड़ी इसको कितनी देर में पार करेगी, तो जब इसको पार करने की बात आ जाए, जब इसको पार करने की बात आ जाए, चूंकि ये जा एक ही दिशा में रही है दोनों की दोनों, तो जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा वो किस में आएगा, बटे में। कैसे भाई, हम जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है सर, आप बोलेंगे हाँ होता है। अब देखो डिस्टेंस कहां से पता चलेगी, अब देखो ये कितनी मीटर की है, 50 मीटर की है, ये कितने मीटर की, 75 मीटर की। ये 50 मीटर पहले कवर करेगी, इसका इंजन कवर करेगा कि नहीं कवर करेगा, पहले ये पूरा 50 मीटर यहां से यहां तक जाएगा। फिर इसके बाद ये जो अपना 75 मीटर है, मतलब 50 मीटर ये इसका कवर किया उसने, और 75 मीटर उसने अपना इसका अपनी पूरी रेलगाड़ी को कवर किया, तभी तो पूरी पार करके जाएगी आगे। यही रेलगाड़ी कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ती हुई यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब इसने पहले तो अपना ये दूसरी रेलगाड़ी को पार किया, प्लस ये अपना भी पार्ट को उसने पूरा पार किया। अब ये पार्ट टोटल कितना है, 50 मीटर और 75 मीटर, तो डिस्टेंस हमको कितनी मिल गई, 50 प्लस 75, डायरेक्ट मैं इसको 125 मीटर लिख दे रहा हूँ, लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर 50 प्लस 75। अब स्पीड क्या है,
तो दोनों जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनके स्पीड का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस। अब भाई ये चल रही थी 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? मैं लिख दे रहा हूँ 68 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर। जब हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 125 मीटर डिवाइडेड बाई 18 किलोमीटर पर आवर। अब समस्या ये फंसी सर कि ये तो किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो क्यों ना हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। अब देखो, अब एक कंफ्यूजन होती है कि 5/18 का गुणा करें कि 18/5 का गुणा करें। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे समझिए, ये जो रेशियो होता है सर, ये होता है 5:18 का। कैसा होता है? 5:18। ये 5 जो होता है ये होता है मीटर पर सेकंड में, और जो 18 होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर में। अगर आपसे कभी कह दे कि कोई ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी उसकी स्पीड? उसकी होगी 18 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी आपसे कहते कि कोई ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी? 18 का 2 गुना हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि 5 का दूना क्या हुआ था? 10 हुआ है। इसी तरीके से कोई आपसे कह दे कि कोई ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? इसी तरह से कोई आपसे कह दे कि कोई ट्रेन आपकी 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो वो किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? इनका रेशियो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ ऐसा रेशियो होता है। तो जब 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 125 मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, अब जानते हैं कि 18 और 5 का क्या होता है? रेशियो। तो सीधे सीधे आप 5 लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 5 मीटर पर सेकंड, और इसको डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा 25 सेकंड। तो ये आपका सर क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया? नोट कर लो, मैं थोड़ा सा जगह दे रहा हूं। किसी सवाल को आसानी से करने की कोशिश करना चाहिए, बस हमें क्या होता है कि हमें सिर्फ समझना होता है। समझ रहे हो? और मेरी एक बात को याद रखना कि जितना तुम लोग मैथ को लगाओगे ना, उतना ही आएगी। कुछ दिन बाद ना खेलना शुरू कर दोगे। तो देखो भाई, लगा लो इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 रुपए है, तथा उसी धनराशि पर उसी दर पर उतने ही समय में साधारण ब्याज 40 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया एक चीज। क्या बताया? मैंने आपको बताया सर कि मान लेते हैं कि यदि आपके पास 100 रुपए है, प्रिंसिपल आपका कितना? 100 रुपए, आर आपकी है 10% और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का। ठीक, तो जैसे 100 रुपए से जब 10% की दर लगेगी, तो 10% की जब यहाँ पर 10% की दर लगेगी तो 100 रुपए में 10 रुपए बढ़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ये आपकी बात कर रहा हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट की, एसआई की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ सर? एसआई की बात कर रहा हूँ। ठीक, 110 हुआ। फिर अगले वर्ष क्या होगा? फिर वही 10% की ब्याज लगेगी। और किस पर 10% की ब्याज लगेगी? इस पर, प्रिंसिपल पर लगेगी, तो फिर 10 रुपए लगेगी। तो यहाँ पर 10 रुपए फिर इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होकर कितना हो जाएगा? 120 रुपए। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर 10 रुपए ऐड हुआ और 110 हो गया। तो ये क्या? ये किसकी कंडीशन है? ये सिंपल इंटरेस्ट की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जैसे सर बात करते हैं हम, तो जैसे 100 रुपए की चीज 10% की ब्याज लगी तो 10 रुपए हुआ, तो कितना हुआ? ये 110 रुपए हो गया, है ना? ये प्लस होकर के यहाँ बराबर इतना आ गया। अब दूसरे वर्ष की जब बात करेंगे तो फिर 10% की दर लगेगी, और इस बार 10% की दर ना कि इस प्रिंसिपल पर लगेगी, लगेगी किस पर? इस पर लगेगी सर। इस पर 10% लगेगी, तो इसका होता है 11 रुपए 10%, और यही आपका होकर कितना हो जाएगा? 121 रुपए। तो देखो, पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है। देखो, इसमें भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, देख रहे हो नहीं? बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। लेकिन जैसे ही दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है। और ये जो डिफरेंस आता है ना, ये ब्याज पर भी ब्याज लगने से आता है। कैसे? कि सर ये तो सीधा इसने प्रिंसिपल पर ही 10% लगा करके 120, 10 रुपए और बढ़ा 120 कर दिया। लेकिन ये जो 11 हुआ है ना, एक बड़ा है ना, इसमें जो इस बार किस पर आया है? इस पर से आया है। बात समझ रहे हो? यहाँ से जो 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा था ना, इस पर भी 10% की ब्याज लगी है, जो कि 1 रुपए होता है। तो इस तरह से बढ़ा हुआ है।
तो अब इस सवाल को देख लो भाई, किसी धनराशि पर ब्याज की दर 2% की चक्रवृद्धि ब्याज से 40.8 रुपए हो जाती है। तो भाई 2 वर्षों में हो जाती है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना दिया? 40 रुपए। अब 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपए। जिस तरह से यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था? केवल 20 रुपए। 100 से 20, 10 रुपए पहले वर्ष, 10 रुपए दूसरे वर्ष। इसी तरह से 1 वर्ष का कितना हो जाएगा सर? 20 रुपए। निकल आएगा नहीं निकल आएगा? निकल आएगा। अब इसी ब्याज पर ये जो 10 रुपए निकली थी, इसी पर ही तो लगा था दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट। तो दूसरे वर्ष का यहाँ पर 40 रुपए, 40 दशमलव, ये जो 80.8 बन रहा है, ये किस पर बन रहा है? इसी दूसरे वर्ष वाले तो बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये 0.8 की जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस 20 की वैल्यू, और गुणे में क्या लगा देना है हमको सर? 100। अब यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, इससे ये गया, और ये कितना निकला? 4%। तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 4%। बात समझे कि नहीं समझे? कोई भी फार्मूले का हमें यूज नहीं करना है, बस समझना है कि चीजों को कि होता कैसे है सर। इसने कहा क्या था? 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 40.8 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर 2 वर्ष की साधारण ब्याज की बात करते तो कितना दिया हुआ है? 40 रुपए। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपए। अब इसी साधारण ब्याज पर भी तो ब्याज लगी है, ब्याज पर भी तो ब्याज लगती है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का क्या होता है? सेम होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का क्या होता है? सेम होता है। जब ये सेम होता है तो देखो यहाँ पर भी सेम होगा, और जो एक्स्ट्रा बढ़ा ब्याज पर ही ब्याज की वजह से बढ़ा, जो ये बढ़ा, तो वहां से हमने 4% सीधा निकाल लिया। समझ गए? नेक्स्ट, एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों का रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाएगा ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? देखो ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखे भी होंगे, और ये एग्जामिनर की आज से 30 साल पहले भी पसंद था, अभी भी पसंद है, और 30 साल बाद भी ऐसे ही पसंद रहेगा। तो इस सवाल को करते कैसे हैं? तो सबसे पहले समझो कि सर ये रेशियो क्या है। मैंने आपको अभी यूट्यूब में नहीं पढ़ाया है। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब होता है समानता का अधिकार। क्या होता है? रेशियो मतलब क्या हुआ? समानता का अधिकार। अब सर ये क्या बोल रहे हैं? तो पॉलिटी वाली बात बोल रहे हैं आप, है ना? तो ये जो समानता का अधिकार, इसको ऐसे समझो कि मान लो मैं हूं, ठीक, मेरा प्लान बनता है कि मुझे आज करना है पार्टी। क्या करना है मुझे? पार्टी। मेरे साथ 4-5 दोस्त हैं, ये 4-5 दोस्त मिल करके हम सब लोग क्या करेंगे? पार्टी करने जाना है। अब पार्टी करने जब जाना था तो समस्या ये फंसी कि सर पैसे कौन मिलाएगा, पैसे कौन इन्वेस्ट करेगा? तो जब पैसे की बात आई, हम कितने थे? 4 आदमी थे, ठीक है। अब हम 4 आदमियों में तो सबके बीच में बात ये हुई कि सब लोग कंट्रीब्यूट करके मिलाएंगे, कंट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो एक ने कितने रुपए खर्च किए? 100 रुपए। दूसरे ने कितने किए? 200 रुपए। तीसरे ने कितने किए? 300 रुपए। और फिर एक ने कितने कर दिए? 100, 200, 600, 200 रुपए एक ने और कर दिए, ठीक है। अब इन 4 आदमियों ने कुछ इस प्रकार से रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, और आगे आए 200 रुपए, ठीक। अब क्या करेंगे कि अब ये चारों आदमी जब जाएंगे तो क्या पार्टी में कोई ये कहेगा क्या? अबे मैंने 200 रुपए मिलाया है तो मैं ज्यादा खाऊंगा, तू कम खाएगा? ऐसा तो कभी होता नहीं है। होता तो ये है ना सर कि भाई रुपए चाहे जिसने जितना मिलाया हो, अब मिल करके ही बार के बराबर बराबर खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अब यही है सर रेशियो। बात समझे कि नहीं समझे? अब इन सबको अगर मैं इन सबको जोड़ू, 100 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 3 600 और 800, यही 800 रुपए इन 4 लोगों में बटेगा, तो सबको 200 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको ही 200 का खाएगा कि नहीं खाएगा? ये भी 200 का खाएगा, ये भी 200 का, ये भी 200 का, और ये भी 200 का। बात समझे? और इसी को क्या कहते हैं सर? रेशियो। मतलब सबको बराबर बराबर में वितरित कर देना। बात समझे? यहां तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोले समझ में सर आ गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करते हैं कि भाई हम जा रहे थे पार्टी करने, अभी तो कुछ ऐसी कंडीशन में रेस्टोरेंट में मिल गया एक नया दोस्त। अब जब ये नया दोस्त मिला तो कह रहा है भाई मैं भी खाऊंगा। तो हमने कहा कि भाई खाना तो पड़ेगा, खाओगे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। अब वो ठहरा पैसे वाले। तो जब वो पैसे वाला था तो उसने क्या किया कि उससे हमने कहा कि भाई तुम्हें 700 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तुम्हें कितना देना पड़ेगा? 700 रुपए देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा।
जब उसने कहा कि मैं दे दूंगा 700 रुपए, तो हमने क्या किया, इसको और ऐड किया, तो 800 रुपए तो हम तीनों का हो गया था, उसने अपने 700 और दे दिए, तो कितना हो गया हम लोग के पास, अब हो गया 1500 रुपए। क्या हो गया सर, हम लोग के पास कितना हो गया, 1500 रुपए। अब ये जो 1500 रुपए है, ये कितने लोगों के बीच हो गया, एक आदमी एक्स्ट्रा जो बाहरी आया ये भी जुड़ गया साथ में, तो इसका 1500 रुपए अब 1 2 3 4 5 आदमियों में बटा, 5 आदमियों में बटा, तो सबको कितने कितने मिले, अब 300 रुपए। कैसे 300 रुपए हो गए भाई, अब ये तो 700 लेकर के आया था, तो इसने किया क्या कि इसको भी 100 रुपए दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, जो 200 रुपए हो रहा था वही 100 और मिल गया इनको, तो इन सबके तो 300 हो गए। अब रह गया इसको, तो इसने भी अपने 300 रुपए बना लिए, बात समझे। अब 700 रुपए मिला है, लेकिन खाया कितने का, 300 रुपए का, बात समझे। तो इसे कहते हैं सर रेशियो, समानता का अधिकार, मतलब आपके पास जो जितना है लेकिन सबको मिल बांट के बराबर बराबर मिले, बात समझे। तो ये हो गया रेशियो। अब इसका इस सवाल से क्या संबंध था, अब मैं ये बताऊंगा। ये तो मैंने रेशियो बता दिया आपको अच्छे से। सवाल का कुछ ऐसा संबंध था कि एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा 10 पारियों में रनों का औसत कितना दिया, 50। मतलब अगर टोटल उसने 10 पारियां खेली है ना, तो उसने कितना रन बनाए हैं, 50 50 50 50 परफेक्ट। मतलब जितनी 10 पारियां थी, 10 में उसने कितने कितने बनाए, 50 50 रन बनाए। मतलब प्रत्येक पारी में कितने बने, 50 बने, ना बने होंगे लेकिन औसत तो 50 हुआ। मतलब समानता से प्रत्येक पारी को बांट दिया हमने 50 50 के रनों पे। यहां तक क्लियर क्लियर है। अब अपनी वो 11 पारियों में कितने रन बनाए कि उनके रनों का औसत कितना बढ़ जाए, 2 रन की वृद्धि हो जाए। अब 2 रन की वृद्धि हो जाए तो सबसे पहले तो इसको 50 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। ये कौन सी है, 11वीं पारी। क्या हुआ कि 50 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें औसत कितना करना है, 52 करना है सर। ये एवरेज क्या करना है, 52 करना है, तो ये 50 तो बनाने ही पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे ना। लेकिन अभी हमें जब 52 करना है तो 2-2 रन की वृद्धि करना है कि नहीं करना है। तो 2-2 रन की वृद्धि तो इन 10 पारियों में भी होगी कि नहीं होगी भाई। अभी 10 पारियों में 50 था, अब इन 10 पारियों में 2-2 रन और बढ़ाइए, क्योंकि सबको 52-52 मिलना चाहिए ना, क्योंकि रेशियो मतलब समानता का अधिकार। तो इन 52 करने के लिए इन 10 पारियों में, अब 10 पारियों में अगर 2-2 और मिलाया तो इसने कितने बनाया, 20 रन और बनाया, 20 रन और बनाया, और एक अपनी खुद की 11वीं पारी के 2 रन, तो कितने हो गए, 22 रन। बात समझे। तो 50 के अलावा उसने कितने और एक्स्ट्रा बनाए, 22 रन और बनाए, और 72 आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर रेशियो को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं होगी, आसानी से समझ जाएंगे। किसी चीज को अगर पढ़ा करो ना, तो उसको महसूस करने की कोशिश किया करो। अगर तुम मैथ को महसूस करना शुरू कर दिए ना, तो समझ लो मैथ तुम्हारे लिए खेल हो जाएगी, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो षटभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये सीधे सीधे इसका फार्मूला दिया हुआ है 3√3/2, और चूंकि ये 1 सेंटीमीटर है तो इसका फार्मूला आप जानते हैं 3/2√3 a² होता है। और इस a की वैल्यू कितनी दी हुई है सर आपको, 1 दिया हुआ है, जो कि गुणे में 1 है, तो 3√3/2 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बात समझ गए। अगर आप सोच पूछे मुझसे, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, अगर आप चाहें तो ठीक है, चलिए बता ही देता हूं मैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए त्रिभुज के बारे में, ये त्रिभुज का फार्मूला कहां से आया। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिसकी ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। और त्रिभुज के जो मेन क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, त्रिभुज का जो एरिया का फार्मूला होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर ऊंचाई, ये होता है। ठीक, ये जो इसका होता है क्या होता है, ये मेन फार्मूला होता है सर। ये इसका ही नहीं, हर चीज का मेन फार्मूला होता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक वर्ग भी बना के दिखा दूं ना, वर्ग या आयत, समझ रहे हो। ये मान लो अगर मैंने आयत बना दिया, अगर मुझे इसका ये आधार पता है और इसकी ये हाइट पता है ना, तो मैं इसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल लूंगा। बात समझ रहे हो ना, मतलब वही तो लंबाई और चौड़ाई बन गया, समझ रहे हो ना। तो जब इसकी बात करते हैं तो त्रिभुज के हमें क्या चाहिए, एरिया। हम जानते हैं ये सभी भुजाएं क्या है, सबकी a सेंटीमीटर है। अगर इसका ये तो मुझे पता है कि इसका जो आधार कितना है, ये a है, लेकिन इसकी अगर मैं हाइट और निकाल लूं तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ये तो आप देखेंगे कि ये बन गया 90 डिग्री एंगल। जब ये 90 डिग्री एंगल बन गया, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बन गया। तो ये कर्ण है आपका a²
या फिर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए इसको, एच स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में, देखो अब ये पूरा टोटल क्या था ए, लेकिन जब सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे तो ये पार्ट हमको कितना मिला, a/2 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको आगे करेंगे तो एच स्क्वायर बराबर आपका आएगा 3a स्क्वायर बाई, यहाँ से निकलेगा आपका 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, 3a स्क्वायर बाई 4। आहा, तो ए एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा √3, ए की जगह ए, और 4 से कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो ये हाइट निकली है कितनी निकली, एक समबाहु त्रिभुज की जो हाइट कितनी निकली, √3a/2। ये भी एक फार्मूला है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह की चीजें, समझ रहे हो, इसको हल्के मत लेना। अब ये देखो हाइट मिल गई हमको, हाइट कितनी मिल गई। अब जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार इसका कितना है, इसका आधार आप बोलेंगे पूरे का आधार कितना है, इसका a है, और हाइट इसकी अभी कितनी निकाली हमने, √3a 2/a। ठीक, अब देखो 2 कितना हो गया, यहां से निकला, यहां से आपका निकला √3a स्क्वायर बाई 4। ये आपका किसका फार्मूला होता है, ये आपका होता है त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। ये किसका फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब हमें ये तो निकालना नहीं था ना, हमें क्या करना था, हमें चाहिए था समषठभुज, जिसकी मतलब 6 भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अगर मैं इसको करने का ट्राई करूं, समझना, समषठभुज बनाने की कोशिश करूं, क्या बनाने की कोशिश करूं, समषठभुज। कहां पर बना दूं, इसको थोड़ा छोटा कर दूं पहले, फिर बनाता हूं। अब समझो, अब मुझे क्या बनाना है, समषठभुज, मतलब जिसकी 6 भुजाएं हो। ठीक, हो जाएगा 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, और ये हो गई 6वीं भुजा, हो गई। अब बताओ, अब तुम ये बताओ, अगर यहाँ पर एक केंद्र बिंदु हो तो देखो एक त्रिभुज आपका कौन सा बना, ये बना, बात समझे। अगर यहाँ पर आपका क्या हो, केंद्र बिंदु हो, समझना, एक त्रिभुज तुम्हारा देखो ये बना, बना, ठीक, एक तुम्हारा कौन सा बना, ये बना, एक कौन सा बना, ये बना, एक कौन सा बना, ये बना, और एक कौन सा बना, ये बना, बन गया। अब जो ये त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज एक एक हो जाएगा, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब ये 6 समबाहुभुज भुजाओं से बना हुआ है समषठभुज, है ना। अब एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं √3/4a स्क्वायर। अब है कितने टोटल, 6, तो क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब बोलेंगे कर दो, तो इसको 2 से डिवाइड किया, 2, इसको 3, 2 3 6, तो यहाँ से निकला कितना, यहाँ से आपका निकला 3√3/2a स्क्वायर, और यही तो लिखा है सर मैंने, 3√3/2a स्क्वायर। तो आपने निकालना सीख लिया कि नहीं सीख लिया, बोलो भाई, समझ में आया ये कहाँ से आया था फार्मूला। तो ये आपका फार्मूला कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये जो क्लास है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होता है, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं अपने, समझ रहे हो ना। तो कोशिश करो कि सारे वीडियो देखना जरूर, ठीक है। और मैं सही बता रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट जो भी देख लेगा ना, उसके जो रिसेंटली एग्जाम के जो भी एग्जाम होंगे, हो सकता है हूबहू क्वेश्चन यही उतरे हुए हों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और क्वेश्चन का लेवल कोई मैंने छोटा नहीं रखा है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ही रखे हैं, मॉडरेट लेवल के, जो मतलब हर एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक, एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, पहाड़ी से ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक समय पर उसे कितना कितना टाइम लगा, टोटल 5 घंटे का टाइम लगा। पहाड़ी पर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, मतलब आपसे पूछी क्या गई है, डिस्टेंस पूछी गई है सर। अगर मैं कोशिश करूं तो समझना, समझो थोड़ा सा, अगर सोच लो कि ये तुम्हारी क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक। अब एक आदमी क्या करता है कि वो इस स्थान से यूं चढ़ता हुआ चला जाता है,
जब वो चढ़ता हुआ जाता है तो कितना चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ढलान के विपरीत, मतलब किस स्पीड से चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जब वो उतरता है यहाँ से सर, जब उतरता है तो थोड़ा स्पीड तेज होगी, होगी कि नहीं होगी। वो कितनी दी हुई है, वो आपको दी है 4 सही 1/2, जिसे हम आसानी से कह सकते हैं 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो अपने प्रारंभिक स्थान पर टोटल उसे 5 घंटा लगता है, मतलब यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में कुल कितना टाइम लगता है, 5 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है, तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू T, ठीक। तो डिस्टेंस क्या है, S1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की वैल्यू कितनी है 9/2, ठीक। S1 और S2 को क्या किया हमने, जोड़ दिया, 9/2 प्लस 3 को जब हमने जोड़ा तो यहां पर कितना निकला, 15/2, क्लियर है। और टाइम कितना दिया है सर आपको, 5 घंटे, 5 घंटे टाइम दिया हुआ है। तो 2 से तो देखो 2 चला गया, 15 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 बार में जाएगा, और 3 से ये 3 चला जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, 9 किलोमीटर। और यही सर आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझे या नहीं समझे, कितना आसान सवाल था। ऐसे सवाल आएंगे क्या एग्जाम में, ऐसे आएंगे तो आप तो धुआं धुआं कर देंगे ना, उसको उड़ा देंगे आसानी से। कुछ था क्या इसमें, कुछ भी नहीं था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, माना कि परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने बैठे हैं सर, माना कुल विद्यार्थी बैठे हैं 100%, ठीक, 100% टोटल बैठे हैं, उनमें से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए। अब फेल कौन हो गए, फेल कितने हुए, फेल हुए सर 25%। जब 25% फेल हुए तो पास कितने हुए, पास आप बोलेंगे सर 75%। यहां तक क्लियर है। और 75% की संख्या में वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 450। तो मैं कह सकता हूं 75% इज इक्वल टू, अगर 450 दिया हुआ है सर, तो क्या 100% बराबर नहीं निकाल सकते हो। तुम बोलोगे सर आसानी से निकाल सकते हैं, 450/75 गुणे 100। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हुआ 25, 25 थी 75, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो होगा 25 होगा 25 का नंबर 25 बचा, यहाँ पर 20, 25 अट्ठे 200, 3 से डिवाइड किया हुआ 6, तो यहाँ पर कितना निकला 600। और यही सर आपका क्या हो जाएगा, 600 कुल संख्या थी। समझ गए, कितना आसान सवाल था, समझ में आया या नहीं आया। देखो भाई कुछ होता नहीं इन सवालों में, हल्के हल्के सवाल होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको उड़ा देना चाहिए। ये देखिए भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो कर लेते हैं इसको, क्या है इसमें। तो देखो tan थीटा यहाँ पर आपको क्या दिया है, इतना मोटा क्या चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, tan थीटा थोड़ा छोटा करोगे इसको, प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। अगर इस थीटा की वैल्यू मैं अगर 45 मान लूं, कितना मान लूं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो आसानी से हो जाएगा ना चीज को करने के लिए। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आप सीधी सी बात याद रखिए कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपको 2 दिया हुआ है ना, तो उसकी चाहे जितना स्क्वायर लगाइए, क्योंकि एक का स्क्वायर चाहे जितना लगा दो उसकी वैल्यू 1 और 1 ही रहती है। तो यहाँ पे tan की पावर हमें क्या निकालना था, tan की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा, ये निकालना था। तो सर इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 1 कितना हो जाएगा सर 2। तो सीधा इसका उत्तर आ जाएगा 2। बताइए भाई आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, अच्छी लगी या नहीं लगी, समझ में आई चीजें या नहीं आई। इसी प्रकार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, एग्जाम विथ मी परिवार आपके साथ हमेशा लगा रहेगा। हम भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द आपका एग्जाम निकले। और इसके अलावा यह जो पीडीएफ है ये हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है @exam with me फर्स्ट। इस पर पूरी इसी प्रकार की
आपको मिल जाएगी PDF, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए हम लोग के साथ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।